Good morning, students. Welcome again to your English class, and we people are here again to interact with each other. हमने अब तक जो भी इंग्लिश का एक चैप्टर किया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और जो पोएम की है अ फोटोग्राफ, आई थिंक आपको वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। और जो हमने नोटिस राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में नोटिस राइटिंग किया है, वो भी आपको ढंग से समझ आया होगा। तो हियर आई एम अगेन, मैं आपके लिए अब लेके आई हूँ एक नई पोएम, द लेबरनम टॉप। ये जो पोएम है वो बहुत ही क्रिएटिव पोएम है। एक्चुअली ये नेचर के बहुत ही करीब है, क्योंकि इसके अंदर एक बर्ड के बारे में बात की गई है, जो कि गोल्ड फिंच, जो कि गोल्डन येलो कलर का बर्ड है, जो कि लेबरनम ट्री के टॉप के ऊपर रहता है। उसका वहां पर घोंसला है, तो उसके बारे में बताया गया है, और ट्री की जो ट्री है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। सबसे पहले हम पोएम स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे पोइट के बारे में। जो इसका पोइट है वो है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। जो एडवर्ड जेम्स है, जो वो है एक इंग्लिश पोइट है, और चिल्ड्रंस राइटर के नाम से, मतलब चिल्ड्रन राइटर्स के नाम से काफी फेमस है, और जिनको नॉर्मली बड़ा उनका पॉपुलर नेम है टेड ह्यूज। क्रिटिक्स रूटीनली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ हिज जनरेशन। जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स आपको पता कौन होते हैं? जो कि कोई भी काम होता है या कोई वर्क होता है, कोई लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर होता है, लिटरेरी पीस होता है, कोई फिल्म होती है, तो जो क्रिटिक्स हैं वो उसको अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, और उसके अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं और या जो कोई कमियाँ होती हैं उसको हाईलाइट करते हैं। तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंगली जो मिस्टर टेड थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बेस्ट पोएट थे अपनी जनरेशन के। ह्यूज वाज अ ब्रिटिश पोएट। ये 1984 तक मतलब काफ़ी फेमस रहे हैं, जब तक कि उनकी 1984 से लेके उनकी डेथ तक। टेड ह्यूज वाज मैरिड फ्रॉम 1956 to 63 to the American poet Sylvia Plath, who committed suicide in 1963 at the age of 30. जो सिल्विया थी, उन अमेरिकन पोइटस थी, उनकी वाइफ, और उन्होंने 1963 में 30 की एज पे सुसाइड कर लिया। चलो लेट्स स्टार्ट विद पोएम। जैसे दिखाया हुआ इसमें देखें, ये स्क्रीन पे आपकी ये लेबरनम ट्री है। लेबरनम ट्री जो कि गोल्डन येलो कलर के जिसके लीव्स होते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत ट्री होता है ये देखने में। और ये इसके साथ में ही गोल्ड फिंच बर्ड है, जो कि इस ट्री के ऊपर रहती है, जो कि मेन लाइक कैरेक्टर ऑफ दैट पोएट्री। ठीक है, इस पोएम का मेन कैरेक्टर है, मतलब जो सारी पोएम है इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है ट्री और गोल्ड फिंच। तो पोएम स्टार्ट होती है फ्रॉम स्टैंजा 1। हम स्टैंजा 1 शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया पोएम का मैं आपको बताना चाहूंगी। जो ये पोएम है लेबरनम टॉप, ये एक बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है, जिसके अंदर पोएट ने एक लेबरनम ट्री और गोल्ड फिंच को एज अ सिंबल ऑफ लाइफ यूज किया है, और जो लाइफ में फ्लक्चुएशंस होती हैं उसके बारे में उसको सिंबलाइज करने के लिए इसे यूज किया है। और जो पोएम है उसमें पोएट डिस्क्राइब करता है कि कैसे गोल्ड फिंच जब अपने ट्री के ऊपर आती है, लेबरनम ट्री के ऊपर आती है, तो कैसे ट्री की जो पूरा जो ट्री की सिचुएशन है वो टोटली चेंज हो जाती है। The goldfinch transforms the tree and makes it comes alive as the chicks of the goldfinch start to rustle and chirp on the seeing her। अब जैसे आप लोग देखते हो कि जिनकी मदर्स वर्किंग है, या जो बच्चे, अब हम जैसे आप लोग स्कूल आ जाते हो, जब आप घर जाते हो या आपकी मदर काम से घर पे आती हैं, तो आप जब अपनी मदर को देखते हो तो आप लोग कितने ज़्यादा, मतलब आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है ना। और मतलब ऐसे लगता है कि आपके घर में रौनक आ गई, मतलब मदर के बिना घर घर नहीं लगता ना। तो ऐसे दिखाया गया कि लेबरनम जो ट्री है, जो उसकी टॉप है, वो गोल्ड फिंच का घर है, वहां पर उसका नेस्ट है, जिस नेस्ट के अंदर उसके छोटे छोटे चीक्स हैं, मतलब चिक्स उसके बच्चे हैं। और जब वो आती है ट्री के ऊपर तो कैसे वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं, और जो वहाँ का माहौल है कितना ही लाइवली हो जाता है। तो इस तरह इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, जो मतलब लाइफ है वो फ्लक्चुएट होती है, अलग अलग सिचुएशंस दिखाई गई हैं कि
कि कैसे जब गोल्डफिंच उस ट्री के ऊपर से चली जाती है तो वो ट्री का कैसा माहौल हो जाता है, और जब वो वापस आती है तो वो सिचुएशन कैसे चेंज होती है, तो हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा 1। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अब इसमें पोइट क्या कह रहा है कि जो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक ब्यूटीफुल सनी ऑटम है। ऑटम क्या होता है, जब ऑटम में जो पत्ते हैं या लीव्स होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं और वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उसने बताया कि ये जो ब्यूटीफुल सनी ऑटम है, और जो येलो लेबनम ट्री है उसकी जो टॉप है वो बड़ी ही साइलेंट और बिल्कुल क्वाइट स्टिल है, मतलब उसके आसपास कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये सितंबर मंथ की सनलाइट की येलो आफ्टरनून है, मतलब जब आपने देखा होगा जब सूरज बड़ा ही तेज चमकता है, जैसे आजकल भी चमक रहा है, तो वो जो सारी सराउंडिंग्स होती है ना वो गोल्डन येलो लगती है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग। कहते वो जो उसके जो कुछ पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं और उसके जितने भी फ्रूट्स हैं मतलब सीड्स हैं वो सारे वहां से गिर चुके हैं, उसके ऊपर से गिर चुके हैं। मतलब अब क्या बता रहा है ये पोएट, डिस्क्राइब कर रहा है कि जो लेबनम ट्री है वो एक्चुअली में सितंबर आफ्टरनून में सनलाइट में वो कैसा नजर आ रहा है, और उसकी स्टेम सिचुएशन उसके लीव्स की या उसके सीड्स के साथ क्या हुआ है। नाउ सेकंड स्टैंजा, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद दैट ट्विंचिंग चर्प। अब कहते हैं कि जो गोल्डफिंच है एक गाना गाने वाला पक्षी होता है, ये जो बर्ड है ये सिंगिंग बर्ड होता है, ये चर्पिंग करती हुई अपने पेड़ के ऊपर आती है, मतलब चहचहाती हुई वहां पर आती है, और अचानक ही हैरानी के साथ a suddenness, a startlement at a branch end, मतलब जो ट्री की ब्रांच है वो अचानक ही उसके ऊपर हैरानी से ब्रांच के एक कॉर्नर के ऊपर आकर बैठ जाती, कोने पे आके बैठ जाती है। Then sleeks as a lizard। अब वो पता क्या, बिल्कुल शांत चुपचाप कैसे आती है, जैसे कि एक लिजर्ड मूवमेंट करती है। आपने देखा होगा जब भी किसी रूम में अपने या किसी वॉल के ऊपर लिजर्ड होती है, अभी आपने देखा ऊपर लिजर्ड बिल्कुल एक कोने पे बैठी है, और जब आप विद इन फ्यू सेकंड्स आप दोबारा देखते हैं ना तो लिजर्ड वहां से मूव करके कहीं और चली जाती है। तो कितनी स्लीक, मतलब कितनी सफाई से और कितनी लाइक अब शार्प वे से मूव करती है कि हम वहीं पर बैठे और हमें पता नहीं लगता। तो कहते हैं वो भी कैसे बिहेव कर रही है गोल्डफिंच, लिजर्ड की तरह, बड़ा मतलब बड़ी अटेंटिव है वो, एंड अलर्ट, अटेंटिव है, एंड एब्रप्ट। एब्रप्ट क्या होता है? हाँ जी, एब्रप्ट क्या होता है? जो अचानक हो जाता है, एब्रप्ट। जैसे हम कुछ कोई चीज नॉर्मल करी जा रहे हैं, जैसे टीचर पढ़ा रही है, सारे शांत है और अचानक कोई बच्चा बड़ी ऊंची से चिल्लाता है, तो वो जो सिचुएशन क्या है वो एब्रप्ट सिचुएशन होती है। तो कहते हैं वो बड़ी अलर्ट है, एब्रप्ट है, और शी एंटर्स इन द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चर्टलिंग्स एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। अब क्या था, कहते हैं जब वो आती है वो स्लीक एज अ लिजर्ड, मतलब लिजर्ड की तरह अटेंटिव है, स्लीक है, और एब्रप्टली वो एंटर होती है, मतलब सारा कुछ शांत होता है और अचानक वो पेड़ के अंदर जो उसके पत्ते हैं उसके अंदर मूव करके एंटर होती है अपने नेस्ट की तरफ। और जब वो नेस्ट के अंदर एंटर होती है तो जो मशीन है उसकी लाइफ की मशीन है वो स्टार्टअप हो जाती है। कैसे स्टार्टअप हो जाती है? जैसे जो उसके चिक्स होते हैं वो उसको देखते हैं और देखने के बाद वो चहचहाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे होते हैं कि उनकी मदर घर आई है और वो बहुत ही हैप्पी हैं, और उनके वो अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। और सारा जो वहाँ का जो पेड़ का माहौल है वो क्या होता है, शांत से बिल्कुल ही टोटली वहां पर क्या हो जाती है, एक न्यू लाइफ देखने को मिलती है। वो सिचुएशन सैड से बहुत ही ज्यादा हैप्पी सिचुएशन में चेंज हो जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है वो बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं अपनी मदर का वेट कर रहे होते हैं कि उनकी मदर उनके लिए खाना लेके आएगी, और सब कुछ शांत, और वो बड़ी अचानक से अपने घोंसले में एंटर करती है तो बच्चों को पता ही नहीं लगता, और अचानक जब उसके बच्चे उसे देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा
खुश हो जाते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स स्टैंजा नंबर 3। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। कहते जो पूरा ट्री था वो कपकपाने लग जाता है। और थ्रिल्स को क्या बोलेंगे हम, थ्रिलिंग या ट्रिलिंग क्या होता है ये भी, लाइक किसी चीज को देख के जब हम कांपना शुरू हो जाते हैं ना, तो सारा ट्री इस तरह ही हिल रहा था और कांपने लग गया था। कहते जो गोल्डफिंच थी वो अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का इंजन है। जैसे एक कार होती है, कोई गाड़ी होती है, वो लाइफलेस होती है विदाउट अ इंजन। अगर इंजन उसके अंदर होगा तभी वो गाड़ी चलेगी। तो जो गोल्डफिंच है वो अपनी फैमिली का इंजन है। जब वो आती है अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने घोंसले के अंदर, अपने बच्चों के पास, तभी उसकी लाइफ जो है वो, उसकी फैमिली की लाइफ जो है वो मूव करती है, या मतलब उसकी फैमिली अलाइव हो जाती है, जिंदा हो जाती है। She stokes it full and then float out to a branch end। अब इसमें क्या है कि वो सारा कुछ मतलब सारा माहौल चेंज कर देती है, अपने बच्चों को बहुत ही एक्साइट कर देती है, और फिर अचानक ही क्या होता है, वो वापस ब्रांच के एंड पे जाकर बैठ जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। लाइक क्या होता है कि जो गोल्डफिंच येलो कलर की है, और जो लैबरनम ट्री है उसके पत्ते भी आप सितंबर में सनलाइट में येलो कलर के हुए हैं। तो वो ना लाइक अपने आप को डिस्गाइज में शो कर रही है। वो छुप कर बैठ जाती है अपने ब्रांच के एंड पे पत्तों की आड़ में, कि उसको कोई देखे ना। पहले भी वो ब्रांच के एंड पे आके बैठती है जब अपनी फैमिली के अंदर एंटर करना होता है उसमें, और जाने के टाइम भी वो मतलब अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है, मास्क पहन के, आइडेंटिटी मास्क, ताकि उसके फेस को कोई पहचान ना सके। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उससे अपनी फैमिली से बाहर जाते कोई प्रेडेटर क्या होता है? शिकारी, कोई शिकारी देख ना पाए। मतलब अगर कोई प्रेडेटर उसे जाते हुए देख लेगा तो उसके बच्चों की जान को खतरा होगा। जैसे उस प्रेडेटर को पता लग जाएगा कि घर में कोई नहीं है और वो उसके बच्चों का इजीली शिकार कर सकेगा, तो इसलिए वो छुप कर ही आती है और छुप कर ही चली जाती है। नाउ स्टैंजा 4। Then with a delicate whistle, chirp, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty। अब इसमें क्या है, कहते फिर एक अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाहट है ना, थोड़ी जैसे फुसफुसाहट होती है ना, हम ममर करते हैं, तो कहते हैं ये सब कुछ मतलब आकाश में दूर उड़ जाती है। मतलब जब वो उड़ जाती है तो क्या होता है, वो she launches away towards the infinite। इन्फिनिट इसके बारे में किसके बारे में बोला गया है? स्काई के बारे में। तो कहते वो स्काई की तरफ उड़ जाती है, और जितनी भी वहां पर विसल्स थी, चर्पिंग थी, विस्परिंग थी, वो सारी दोबारा शांति में, मतलब साइलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वहां पर जितनी भी रौनक थी वो सारी रौनक अचानक फिर साइलेंस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लैबरनम है, लैबरनम ट्री है, वो फिर से खाली महसूस होने लगता है। वहां पर चारों तरफ फिर शांति, चुप्पी छा जाती है, और ऐसे लगता है कि ट्री के ऊपर कोई भी नहीं बैठा है। अब इस पोएम में, अब इस स्टैंजा में क्या बताया गया है? इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि वो पहले थर्ड स्टैंजा में क्या था, वो छुप के आती है, स्लीक्स लाइक अ लिजर्ड। वो पहले ब्रांच के ऊपर एंड पे आकर बैठती है और अपने आप को पत्तों के पीछे छुपा लेती है, और फिर वो जाने के टाइम भी ऐसा करती है। मैंने आपको बताया कि वो अपने बच्चों को प्रेडेटर से बचाना चाहती है, ताकि कोई प्रेडेटर आके उसके बच्चों का शिकार ना करे। और फिर जब वो चली जाती है तो वो जो फैमिली का इंजन है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो इंजन है वो तोड़ गया। उनकी मदर है वो चली गई, कहाँ चली गई? टूवर्ड्स स्काई, इन्फिनिट स्काई, ठीक है ना। तो अब वो जो फिर चारों तरफ जो जितनी खुशी थी, खुशी का माहौल था, वो सारा अगेन सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है, साइलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लैबरनम ट्री है वो बिल्कुल ही खाली महसूस होता है, शांत वहीं पर खड़ा रहता है। तो दैट वाज योर पोएम। अब हम
आगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस यूज स्टडी करेंगे जो कि इसमें यूज की गई है। हमने लास्ट पोएम में भी की थी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब है? रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। लगातार जब 1, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को सेम मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं तो दोज आर कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे सितंबर, सनलाइट, बोथ आर स्टार्ट विद SS, ठीक है। ट्री, ट्रम्बल्स, अगेन टी, जो बोथ स्टार्ट विद T। सेकेंड इज सिमिली, कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जैसे हम कहते हैं ना, किसी की एग्जांपल देते हैं, बच्चे का फेस बिल्कुल फूलों जैसा महसूस होता है, तो बच्चे को फेस को किससे कंपेयर किया गया? फ्लावर्स, ठीक है ना। इसी तरह इसमें यूज किया गया स्लीक एज अ लिजर्ड, कि वो इतनी मतलब चुस्त है, इतनी ज्यादा एक्टिव है जैसे कि एक लिजर्ड होती है जो बिना आवाज के मूव करती है, तो दैट इज कॉल्ड सिमिली। जब किसी को मतलब 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और एक चीज को दूसरी चीज की जगह पर यूज किया जाता है, जैसे एक चाइल्ड का फेस फ्लावर जैसा होता है, तो जो फेस को किससे कंपेयर किया गया? फ्लावर से। इसी तरह इसकी स्लीकनेस को किससे कंपेयर किया गया? लिजर्ड से। थर्ड वन इज मेटाफर, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, जनरली अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड। हमने लास्ट पोएम में भी ये किया था। शी एंटर्स द थिकनेस and a machine startups. The noise created by the movement of the birds is compared to the machine's noise. Compare किया गया ना, she enters the thickness and the machine startups, कि जैसे कि वो आती है जब पेड़ के ऊपर, तो जो शांत माहौल है वहां पर सारी तरफ नॉइस हो जाती है। मतलब जो उसकी मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया? मशीन की नॉइस से। It is the engine of her family, showing her barred face identity mask. ठीक है, ये सब क्या है? मेटाफर्स है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई लाइफलेस चीज को पर्सोनिफाई, नॉन ह्यूमन चीज को पर्सोनिफाई मतलब एक शेप दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टराइज्ड टू समथिंग नॉन ह्यूमन, द होल ट्री, ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब ट्रम्बल्स और थ्रिल्स ट्री कैसे करेगा? ये तो ह्यूमन नेचर है ना, और इसको नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन नेचर से कंपेयर किया गया। ट्रांसफर्ड एपिथेट, द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन। हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। जैसे उसका जो हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसका फेस छुपा हुआ था, उसकी आइडेंटिटी, जो उसकी आइडेंटिटी मास्क को उसका फेस जो है वो छुपा रहा था, तो दैट इज ट्रांसफर इफेक्ट। दैट्स ऑल, दैट इज योर पोएम द लेबनम टॉप बाय टेड ह्यूज। आई थिंक आई होप आपको ये पोएम बड़ी अच्छे से समझ आई होगी, और जो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उसके बारे में भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और पोएट के बारे में भी आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, पोएट का नाम भी आ जाता है और कई बार पूछ भी लेते हैं कि वो पोएट, उसका बर्थ वगैरह या वो किस तरह की, वो किस फील्ड में ज्यादा मतलब फेमस था। जैसे ये ना, दैट इज ही इज नोन एज अ चिल्ड्रन पोएट, मतलब बच्चों के बारे में ज्यादा लिखा करता था, या बच्चों में फेमस पोएट था, तो बच्चों से रिलेटेड मतलब लिटरेरी पीसेस क्रिएट करता था, तो ऐसा चीज आ जाती है। तो अब आप इसको, इससे रिलेटेड PDF है जो मैं आपको आपके होमवर्क में डाल दूंगी, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होंगे इससे रिलेटेड, तो आप लोग उसको इजी अच्छे से स्टडी कर लेना। और थैंक यू सो मच। इसकी समरी भी मैं इसके PDF के साथ आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।